हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया झानी वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है हस्बैंड एलर्जी। ऑब्वियसली एक झानी वन शॉट है, तो इसमें बस एक ही एपिसोड की स्टोरी होगी जिसमें बॉटम होगा पांगीपो और टॉप होगा शाहजहान। और ये एक अरेंज मैरिज फैन फिक्शन होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। बात है वेडिंग की। हाँ, वेडिंग हमारे शाहजहान और वांग इबो की। शाहजहान लगभग 27-28 साल का लड़का है और इबो 21-22 साल का। लेकिन जब वो दोनों अटार पर खड़े थे, शाहजहान इबो का वेट कर रहा था, आंखों में बहुत सारी उम्मीदें लिए कि इबो जिसे वो बचपन से प्यार करता आया है, वो इबो आज इतना खूबसूरत सजकर तैयार होकर उसके लिए आएगा। अंकल चिरेन के हाथ में हाथ डाले हुए इन बिखरे हुए फूलों पर चलते हुए उसकी तरफ आएगा, आंखों में शर्म लिए, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए जान की तरफ देखेगा और जान उसे अश्योर करेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, आंखों ही आंखों में। हाँ, उनकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। जब से दोनों पैदा हुए हैं तब से ही। हाँ, सन बड़ा है, पर उसे बचपन से यही कहा गया था कि उसकी शादी वांग फैमिली में होगी। वांग फैमिली का छोटा बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन उसकी शादी सान के साथ होगी। बिजनेस में ऐसे ही तो अलायंसेस बनते हैं और सभी फैमिलीज में यही कहा जाता था, या फिर यूँ कहो कि बिजनेस के लिए ही सही, पर मैरिजेस शुरू से ही तय की जाती थी। शुरू से ही उन्हें इस तरह से समझाया जाता था कि आगे चलकर आपको किस घर में मैरिज करनी है, किस बच्चे के साथ मैरिज करनी है। तो बच्चे इसी तरह से बड़े होते थे। लेट सोसाइटी इसी तरह से काम करती थी। तो जान को भी शुरू से पता था कि उसकी शादी ईवो से होने वाली है, वांग फैमिली के सेकंड चाइल्ड से। उसी तरह से ईवो को भी पता था। हाँ, आज उसकी भी शादी हो रही थी शाहजहान से, शाह फैमिली के बड़े बेटे से। और ईवो को उस घर में जाकर उस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। शाहजहान को बिजनेस में सपोर्ट करना था, साथ ही साथ हाउस होल्ड केयर्स भी पूरा संभालना था। इसकी ट्रेनिंग भी उसे बचपन से ही दी गई थी। उनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी होता रहता था। इसलिए ईवो आज अपने सामने देख रहा था वो पर्दा सफेद रंग का, जिसके खुलते ही ईवो ईवो अपने सामने देखेगा शाहजहान को। बचपन से जिसके बारे में ईवो ने सोचा है हमेशा, आज फाइनली ईवो हमेशा हमेशा के लिए उसका होकर रहेगा। और ये पर्सन ईवो इसे क्लेम कर पाएगा। पर क्या ईवो ये चाहता है? ईवो खुद नहीं जानता। उसने बस एक गहरी सांस ली और अपने सामने के पर्दे की तरफ देखा। अंकल चिरन आ चुके थे। उन्होंने ईवो के हाथ में हाथ डाला। अब ईवो शाहजहान की तरफ चलकर जा रहा था। अंकल चिरन ने ईवो के हाथ पर हाथ रखा क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, ऐसा हर किसी के साथ होता है। हर कोई ऐसे ही परेशान होता है, या यूँ कहो एक पूरी तरह से नई लाइफ शुरू करना इतना भी आसान नहीं होता। आपका घर पीछे छूट जाता है। जिस एनवायरनमेंट में आप शुरू से पले बड़े हो, वो सब कुछ पीछे छूट जाता है। आप मैच्योर बन जाते हो, नई जिम्मेदारियाँ लेते हो, बहुत कुछ बदल जाता है। चाहे शुरू से पता ही क्यों ना हो कि आपको किस पर्सन के साथ रहना है, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खूबियाँ सब कुछ आपको पता होती है, फिर भी हर पल उस पर्सन के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता। अंकल चिरन जानते थे
पर उन्हें अपनी परवरिश पर यकीन था कि ईवो ज़रूर ही ये सब कुछ अच्छे से कर लेगा। हर कोई करता है, उन्होंने किया है, सिजन ने किया है, तो ईवो के लिए कौन सी नई बात है। वो कोई दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं है। ऊपर से शाओ परिवार में उसकी अच्छी खासी बनती है। रक्षा उसका दोस्त है। हाँ, एक पल के लिए अंकल चरण को ऐसा लगा था कि कहीं ईवो को जंक्षा तो पसंद नहीं है, क्योंकि जंक्षा और ईवो पक्के दोस्त हैं। हमेशा एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते हैं, नाइट आउट साथ में करते हैं, किसी भी पार्टी में वगैरह जाना हो तो साथ में जाते हैं। तो अंकल चरण ने एक बार ईवो से पूछा भी था, कहीं तुमने अपना मन तो बदल नहीं लिया? किस बारे में अंकल? ईवो ने पूछा। तो अंकल चरण ने कहा, वो वो मैं सोच रहा था कि तुम जियांग चंग के साथ अक्सर घूमते हुए दिखाई देते हो। तो ईवो ने कहा, क्या मतलब मन बदल लिया? अंकल चरण ने बात को घुमाते हुए कहा, वो वेन फैमिली के साथ जियांग चंग का रिश्ता हुआ है ना? ईवो ने कहा, हाँ। और जंगशा इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमेशा वेंचिंग की ही बात करता रहता है। अंकल समझ गए कि ईवो और जंगशा के बीच में कुछ नहीं है। हाँ, दिखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। या यूँ कहो कि जंगशा पूरा पूरा ईवो के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ईवो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ाई में नहीं, लेकिन बाकी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में, जो कि जंगशा के लिए मुश्किल होता है। वो किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, ऊपर से उसका गुस्सा, तो ईवो उसे बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ईवो का कोई भी काम जंगशा के बिना और जंगशा का कोई भी काम ईवो के बिना हो ही नहीं सकता। सो दे आर लाइक ट्विन सोल। कोई एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता, चिपक के रहते हैं हमेशा। अब ऐसे में ईवो शाहजहां से शादी के लिए अब भी मन रखता है, इसके बारे में अंकल को शंका तो थी, लेकिन जो चीज़ें तय डेट पर होनी थी, जिस साल होनी थी, वो वैसे ही चलती रही। ना तो शाओस ने अपोज किया, ना ही वांग्स ने। मीडिया में भी ये सारी बातें होती थी, उनके सर्कल्स में ये बातें होती थी कि अब बच्चे इतने इतने साल के हो चुके हैं, अब उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, अब उनकी मैरिज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उनके कोलैबोरेशंस थे, वो सब कुछ वैसे ही चलता रहा। ना ईवो ने अपोज किया, ना ही शाहजहां ने। सब कुछ बिल्कुल आराम से तय की हुई डेट पर ही हो रहा था, बड़े आराम से। और ईवो इसी तरह से उसी डेट पर बिल्कुल तैयार होकर खड़ा था अपने ग्रूम से मिलने के लिए। बस उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। हाँ, जंगशा उसकी तरफ देखकर एक टीजिंग वाली स्माइल दे रहा था कि बच्चों अब आ गए पकड़ में। लेकिन ईवो को उस टीजिंग स्माइल में भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज था। मतलब क्या वो सही कर रहा है? जो हो रहा है सही हो रहा है? कुछ इस तरह से। लेकिन वो चल रहा था, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। क्योंकि यही होना था, यही डेस्टिनी थी, और ईवो को बस इसे फॉलो करना था। वो इसे बदल नहीं सकता। हाँ, वो इसे मना भी नहीं करना चाहता, पर ऐसा भी नहीं है कि वो पूरे मन से हर चीज़ के लिए तैयार है। ईवो बस चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। अंकल चरण उसे आगे ले जा रहे थे। ईवो आखिरकार आइल पर आ गया, पर उस पर स्टेप रखते के साथ ही ईवो को बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। ये कैसी बेचैनी है? ईवो समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ओवरवेल्म हो रहा है। शायद ये पूरे नए कपड़े, इससे उसे घुटन सी हो रही है, उसे सांस कम आ रही है। पर खैर, इन चीज़ों पर ईवो अभी ध्यान नहीं दे सकता। ये सब कुछ जल्दी बीत जाएगा, ये सोचकर ईवो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। सामने शाहजहां था, जो बस ईवो की तरफ देख रहा था, पर ईवो की नज़रें वो तो ऊपर उठ ही नहीं रही थी। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था। आगे जैसे ही प्रिंस ने कहा, क्या आपको ये मैरिज मंजूर है? शाहजहां ने आई डू बोला और ईवो की तरफ देखा एक्सपेक्टेशन से। पर ईवो वो वो शायद अपनी सही हालत में नहीं था। मिस्टर ईवो, क्या आपको ये शादी मंजूर है? दोबारा प्रिंस ने पूछा।
ईवो ने बस एक बार प्रिस्ट की तरफ देखा और कहा, आई डू। उसे 3 बार बोलना था, पर इतने में ही ईवो पसीना पसीना होने लगा, जैसे वो उसकी तबीयत खराब हो चुकी हो। शौजान आगे बढ़ा। अब उन दोनों को किस करना था। प्रिस्ट ये बोल रहा था कि अब हस्बैंड एंड हस्बैंड आपस में किस करे, वो उसके साथ इस मैरिज को लॉक करे। लेकिन ईवो वो उसका सर चक्कर खाने लगा। शौजान आगे बढ़ा। जैसे ही वो ईवो के कंधों पर हाथ रखने वाला था, वैसे ही ईवो का बैलेंस बिगड़ गया और वो शौजान की बाहों में ही बेहोश होकर गिर गया। सभी लोग एक साथ परेशान हो गए। पूरा कोलाहल मच गया। पूरा क्राउड वहां पर जमा हो गया। सभी लोग ईवो की तरफ देखने लगे। इधर शौजान ने अपनी बाहों में ईवो को उठा लिया। हाँ, वो किस तो नहीं कर पाया, पर अब ईवो उसका हस्बैंड बन चुका था। वो फौज ले चुके थे। उनके मैरिज सर्टिफिकेट्स पहले से ही रेडी थे, जिस पर ईवो के साइन हो चुके थे। वो लीगली हस्बैंड्स थे और शाहजहां का ईवो की केयर करना लाजमी था। उसने तुरंत ईवो को वहां से उठाया और अपने पर्सनल हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर डॉक्टर ने जैसे ही ईवो को चेक किया तो पाया कि ईवो बिल्कुल नॉर्मल है। शायद स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गया है। ये बात जैसे ही पता चली, शाह फैमिली, वांग फैमिली रिलैक्स हो गए। उन्होंने नए जोड़े को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और फिर जहान ईवो को लेकर अपने विला आ गया। हाँ, जहाँ पर अब से दोनों साथ में रहने वाले थे। आगे जब ईवो की आंख खुली तो वो बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में था। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई उसका आइल नहीं, कुछ नहीं। वो एक बेड पर था। सामने काफी एस्थेटिक से अच्छे से पूरा डेकोरेशन हुआ पड़ा था कि वो इस डेकोरेशन को पहले से ही जानता था। उसने इस विला को पहले भी विजिट किया था। ऑब्वियसली शाहजहां के साथ नहीं, अकेले, क्योंकि शाहजहां बहुत ही बिजी पर्सन था। उसने आज तक ईवो से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना और बचकानी हरकतें करना तो बहुत दूर की बात है। ईवो जिसे शुरू से इस तरह से ग्रूम किया गया था कि उसे शाह परिवार की बड़ी सन इन लॉ की जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके दिल में एक्सपेक्टेशन नाम से भी शाहजहां का चेहरा नहीं आता था। उसे बाकी सारे लोगों से उम्मीदें थी, जैसे उसके मदर इन लॉ से, उसके फादर इन लॉ से, चंगशा से, यानली से, सबसे। लेकिन शाहजहां वो ईवो की डिक्शनरी में आता ही नहीं था। हाँ, वो जानता था इस इंसान के साथ शादी करके उसे अपनी जिंदगी उसके साथ बितानी है, पर शाहजहां के नाम से ईवो के दिमाग में बस एक चेहरा आता था कि ये पर्सन शाहजहां है। उससे आगे कुछ नहीं। वो शाहजहां के बारे में कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता है कि वो एक वर्कोहॉलिक पर्सन है। और ईवो, वो तो सोशल बटरफ्लाई है। मतलब घूमता फिरता रहता है, बिल्कुल आराम से जिंदगी जीता है। कहीं लॉज पर जाना, कहीं पार्टीज करना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पैसा बस उड़ाने के लिए होता हो। शाहजहां को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि ईवो उसके काम में टांग ना अड़ाए। और ईवो को भी अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। उसे पैसे मिल रहे थे उड़ाने के लिए। उसके दोस्तों के साथ वो बहुत खुश था। रहा सवाल हस्बैंड के साथ रहने का, वो तो हर कोई करता है, ईवो भी कर लेगा। इसमें क्या बड़ी बात है। ईवो अभी तक तो यही सोच रहा था, पर आज इस विला में आने के बाद, वो पॉज लेने के बाद अचानक से कुछ तो चेंज हुआ था। कुछ ऐसा हुआ था जिसे ईवो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। हाँ, हर चीज उसकी मर्जी से है, फिर भी कुछ तो है जो अजीब है। और ये क्या चीज अजीब है, इसके बारे में ईवो को जल्द ही पता चल गया। जैसे ही शाहजहां ने दरवाजा खोला, ईवो ने अपने सामने देखा। पूरे वाइट कोट में एक पर्सन खड़ा हुआ है, लंबा सा। ऐसा नहीं है कि ईवो ने उसे पहले कभी नहीं देखा, पर नोटिस नहीं किया। कई बार वो शाहजहां से मिला। वो जानता था
ये उसका होने वाला हस्बैंड है, पर उसके लिए ईबो के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं हुआ था। पर आज आज जब ईबो उसकी तरफ देख रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। और ये क्या अलग है? ईबो यही सोच रहा था, तभी शाहजहां आगे बढ़ा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, ईबो उसकी आंखें रोल हो गई और उसे बहुत तेज तेज छींकें आने लगी। क्या हुआ? शाहजहां ने आगे बढ़कर पूछा। पर वो सारी चीजें ईबो तक पहुंच ही नहीं पाई। शाहजहां परेशान था, ईबो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वैसे ही ईबो को फिर से अपने दिमाग में वही दर्द सा उठता दिखाई दिया। और जल्द ही वो अपना सर पकड़ते हुए फिर से बेहोश होने लगा। शाहजहां ने आगे बढ़कर ईबो को संभाला, पर तब तक ईबो बेहोश हो चुका था। शाहजहां को लगा शायद इसे फिर से एक बार स्ट्रेस अटैक आया है, तो उसने ईबो को अच्छे से बिस्तर ओढ़ाया और उसे लिटाया। कुछ देर बाद फिर से ईबो की आंख खुली और वो सोचने लगा, ये क्या था? क्या क्या वो पैनिक कर रहा है? उसे पैनिक हो रहा है। पर उसकी हार्ट बीट तो नॉर्मल थी, बस उसके सर में हल्का सा दर्द उठा था और पूरा ब्लैकआउट हो गया। इबो ने घड़ी में देखा, लगभग दोपहर के 4 बज रहे थे। उसकी मैरिज शायद कल रात को हुई थी। तो क्या इबो इतने टाइम तक ऐसे ही सोता रहा? इबो ने अब खुद को सही किया। अभी तक उसका वेडिंग ड्रेस उतरा नहीं था। उसे लगा अब तो उसे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या उथल पुथल हो रखी है। इबो अपने बेड से उतरा, फ्रेश हुआ, बाहर की तरफ निकला। बाहर लिविंग रूम में शाहजहां बैठा हुआ था, बिल्कुल अपने नीट टाइडी पोस्चर में। लैपटॉप पर उसका कुछ काम चल रहा था। वो आगे बढ़ा, लेकिन वो जैसे ही एक ठीक फासले पर हुआ, वैसे ही उसके सर में फिर से वही हेडेक होने लगा। वो 2 कदम पीछे हटा और उसका हेडेक ठीक हो गया। 2 कदम फिर से आगे चलने पर उसे फिर से हेडेक होने लगा। इबो ने कहा, ये क्या बकवास है? उसने एक कदम और आगे बढ़ना चाहा, पर उसका सर जैसे फटने को आया। जैसे ही वो कुछ कदम पीछे हटा, वो फिर से नॉर्मल हो गया। उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या इसके पास कोई डिवाइस है जिससे इसके आसपास के लोगों को हेडेक होता है? क्योंकि इबो ने अब तक हर तरफ घूम घूम कर देखा था। जैसे ही वो अपने हस्बैंड के करीब जाने को होता है, उसे बहुत बुरी तरह से हेडेक होने लगता है। करीब मतलब 10 कदम की दूरी से आगे। उससे पीछे जब तक इबो रहता है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि उसे सडन हेडेक होने लगा है? वैसे शाहजहां अब तक नोटिस कर रहा था कि इबो उसके पीछे कुछ कदम आगे पीछे चलता जा रहा है। पहले तो उसे लगा कि वो शायद पानी पीने के लिए आया होगा और आकर उसके पास बैठ जाएगा। पर जब उसने काफी देर तक नोटिस किया कि वो बस इधर उधर चलते हुए जा रहा है, तो उसे क्यूरियोसिटी हुई। जैसे ही उसने मुड़कर इबो की तरफ देखा, तो इबो बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल स्टिफ। क्या हुआ? शाहजहां ने पूछा। इबो ने कहा, कुछ नहीं। शाहजहां जैसे ही अपनी जगह से उठने लगा, इबो ने कहा, बैठ जाओ। शाहजहां कंफ्यूज हो गया और इबो की बात सुने बिना वो बस एक कदम आगे बढ़ा। वैसे ही इबो एक कदम पीछे हटा और बोला, मुझसे दूर रहना। क्या हुआ? शाहजहां ने पूछा। इबो ने कहा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहना। और वो फिर 2 कदम पीछे हटा। शाहजहां के एक कदम आगे बढ़ते ही इबो को फिर से हेडेक होने लगा था। इबो समझ गया था कि हो ना हो उसे शाहजहां से ही दिक्कत हो रही है। ये बंदा पता नहीं ऐसी कौन सी इनविजिबल पावर अपने साथ लेकर घूम रहा है कि इबो उसके उस ऑरा को क्रॉस ही नहीं कर सकता। इबो ने ट्राई किया, पर हेडेक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर शाहजहां बस इबो को देख रहा था
कि वो कैसे उससे पीछे पीछे हट रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। तो उसने भी ईबो को ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे भी आजकल के बच्चे, ऑब्वियसली ये शाहजहान का मानना था, आजकल के बच्चे, उन्हें एक तो उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें बहुत पैम्पर करना पड़ता है। और ईबो तो इतना ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई है, मतलब हमेशा वो लोगों के बीच में बिल्कुल प्रिंस ट्रीटमेंट लेता रहता है, हर कोई उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करता है। ऑब्वियसली ये मैरिज जैसी चीज़ ये झेल नहीं पाएगा, ऐसा शाहजहान का मानना था। इसलिए उसने सोचा कि चलो इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं, तब तक उसका काम चलता रहेगा। दूसरी तरफ ईपो, उसने शाहजहान के देखा देखी, मतलब जब तक वो काम कर रहा था, अपना सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट करवाया। ऑब्वियसली शाहजहान उसकी वो सारी आवाज़ें सुन रहा था, वो जो खुसर खुसर कर रहा था, वो सारी चीज़ें वो सुन रहा था और समझ रहा था कि वो को उसके साथ नहीं रहना है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ये सोचकर शाहजहान भी चुप रहा। शुरू से उन दोनों को इस तरह से बड़ा किया है कि वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उसकी भी है, उसे इबू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, पर उसे कभी टाइम ही नहीं मिला। तो वो भी क्या करता बेचारा। इधर इबू ने अपना सारा सामान दूसरे रूम में लेकर आया। फिर अपने कमर पे हाथ रखकर सोचने लगा कि इस तरह से तो ये मैरिज कैसे वर्क करेगा। कहीं शाहजहान को ऐसा न लगे कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे शाहजहान को इन चीज़ों से फर्क भी पड़ता है। इबो ने इतने सारे चक्कर लगाए उसके रूम के, लेकिन इस बंदे ने एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। इबो गुस्से से भरता जा रहा था, दूसरी तरफ परेशान भी हो रहा था कि ये सब चीज़ों के बारे में शाहजहान को कैसे बताए, कि शाहजहान के आसपास होने से इबो को सीवियर हेडेक होने लगता है। वो इस कश्मकश में था ही, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। इबो परेशान हो उठा। जैसे ही वो आगे कदम बढ़ा था, उसके सर में दर्द होने लगा, तो वो चुपचाप से बेड पर बैठ गया और बोला, कम इन। शाहजहान ने दरवाजा खोला। उसने इबो की तरफ देखा। इबो ने भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शाहजहान की तरफ देखा। वो इस चीज को सही से समझना चाहता था कि उसे हेडेक हो क्यों रहा है। तो उसने बस शाहजहान की तरफ देखा। इधर शाहजहान समझ नहीं पाया कि अब इबो से क्या कहे। तो इबो ने बस शाहजहान की तरफ देखकर कहा, हाँ क्या हुआ। तो शाहजहान ने भी बात को ज्यादा खींचे बिना कह दिया, मेरी एक मीटिंग है, मुझे अभी ऑफिस में जाना पड़ेगा। ठीक है, इबो ने कहा। तो पल के लिए शाहजहान सोचता रहा आगे क्या बोले। फिर कहा, खाना टाइम से खा लेना। इबो ने जवाब दिया। शाहजहान ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। इबो ने कहा, ठीक है। इसके बाद शाहजहान चला गया, ये सोचते हुए कि उसने तो मुझे कुछ विश नहीं किया, मुझे खाना खाने के लिए ना ही कहा। दूसरी तरफ इबो, वो परेशान हो रहा था कि इस डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए। अब ऐसे में वो अपनी फैमिली को तो नहीं बता सकता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो और कौन काम आएगा, उसके दोस्त। उसने तुरंत ही अपने ग्रुप चैट में कॉल लगाया और जैसे ही इवो का कॉल आया, उसके सारे दोस्त फटाफट से ऑनलाइन आ गए। तो कैसी रही, पेंशन ने पूछा। जंक्षा ने कहा, चुप करो, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ से बात कर रहे हो, मेरे भाई के साथ उसकी मैरिज हुई है, यहाँ पर ऐसी क्रिंज बातें बिल्कुल नहीं चलेगी। तभी इबो ने चिल्लाते हुए कहा, सब लोग चुप करो, मेरी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या हुआ, पेंशन ने पूछा। इबो ने कहा, मुझे एलर्जी है। जंक्षा ने कहा, किससे, मेरे भाई से। इबो ने कहा, तुम्हें कैसे पता। जंक्षा ने कहा, उससे किसको एलर्जी नहीं होगी, खुद उसे ही लोगों से एलर्जी है, तो उससे तो सबको एलर्जी होनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो जिंदा ही क्यों है। इबो ने गुस्से से जंक्षा की तरफ देखते हुए कहा,
तुम एग्जिस्ट कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकता? वेंजिंग ने गुस्से से ईवो की तरफ देखा। ईवो ने कहा, खैर वो छोड़ो, तुम्हारे बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस हेडेक से डील कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हेडेक? कैसा हेडेक? वेंजिंग ने पूछा। तो ईवो ने कहा, मैं शाहजहां से 10 कदम की दूरी से अगर आगे बढ़ा तो मुझे सिवियर हेडेक होने लगता है। जंक्शन ने कहा, ओह अच्छा, इसीलिए तुम शादी के टाइम बेहोश हो रहे थे? ईवो ने कहा, हो रहे थे? मैं बेहोश हो गया था। मैं मैं बस बेहोश हो जाता हूँ, ब्लैकआउट हो जाता हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता जब भी वो मेरे मेरे 10 कदम से ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। पेंचू ने कहा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईवो ने कहा, प्रॉब्लम है तो है, बस अब बताओ कि मैं इससे निकल कैसे सकता हूँ। वेंचिन अब अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, एज अ साइकोलॉजिस्ट। हौशान तभी ज्वाइन हुआ और उसने आंखें रोल की। वेंचिन समझाने लगी, मुझे लगता है तुम्हें कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है। जैसे हमें किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, उसी तरह से तुम्हें अपने हस्बैंड से एलर्जी हो चुकी होगी। ये मैंने कहा, एलर्जी? हस्बैंड की एलर्जी? हौशान ने कहा, वेंचिन अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है तो चुप करा करो ना, ऐसी भी कोई एलर्जी होती है क्या? वेंचिन ने कहा, ईबो मुझे लगता है कि मेरी थियरी सही है, अगर तुम चाहो तो इसे टेस्ट कर सकते हो। ईबो ने कहा, टेस्ट क्या करना है? मैंने घूम कर देख लिया है, उसके पूरे 10 कदम के रेडियस में अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है। जंशा ने कहा, अरे उसके 10 मीटर क्या, 100 मीटर के रेडियस में भी अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक होने वाला है। ने कहा, तुम्हारी बात नहीं चल रही है। हौशान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फटाफट से शाहजहां को डिवोर्स दे दो। ईबो ने आंखें रोल की। जंशा ने कहा, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? अगर ईबो मेरे भाई को डिवोर्स देगा तो हमारे बिजनेस अलायंस का क्या होगा? हौशवान ने कहा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिग फैमिलीज बिग इश्यूज। हाँ, जैसे कि हमें पता ही नहीं है अंकल शाओशिंचन के बारे में, जंशा ने कहा। तो हौशवान ने बस कंधे उड़ाते हुए कहा, हे, मैं कोई ऐसे अरेंज मैरिज नहीं करने वाला। तभी ईबो ने जोर से अपने सामने हाथ पटकते हुए कहा, गाइस, मेरी इशू पर बात चल रही है, तुम सब अपना रोना रोने की बजाय जरा मुझ पर फोकस करोगे? फोकस क्या करना है? तुम या तो इसे झेलते रहो या उससे अलग हो जाओ, वेंचिक ने कहा। ईबो ने कहा, वेंचिक मैंने सोल्यूशन मांगा है, तुम तो सीधा डिवोर्स की बात कर रही हो। वेंचिक ने कहा, नहीं, मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा होगा, उस वजह से तुम्हें ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटर होगा कि तुम उससे कुछ दिनों के लिए दूर रहो, तो शायद ये ट्रॉमा खत्म हो जाए। रक्षा ने कहा, बहुत अच्छे ईबो, तुम भाई को छोड़कर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम सब साथ में रहेंगे, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं होगी, भाई को सड़ने दो वहीं पर। अभी वो कुछ देर तक तो इस बारे में सोचता रहा, पर जब उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो बेटर है कि वो सभी बड़े लोगों पर इस बात को छोड़ दे। जैसे कि हमेशा हर डिसीजन बड़े लोग लेते आए हैं, वैसे ही इस बारे में भी वो ही डिसीजन लेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ये सोचकर ईबो जैसे दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ था, वैसे ही अपना कुछ चुनिंदा सामान लेकर वहां से निकल गया, शाहजहां के लिए ये मैसेज छोड़कर कि वो घर जा रहा है। इधर शाहजहां लेट नाइट तक काम करता रहा और जब घर जाने की बारी आई, उसने खुद को मैंशन के सामने पाया। ड्राइवर शाहजहां को सीधा मैंशन लेकर आया गया था। शाहजहां ने पूछा, यहाँ? तो ड्राइवर ने बस वो करते हुए कहा, मैडम की यही ऑर्डर थे। शाहजहां अब चुपचाप घर के अंदर चला गया। वैसे तो उसे ईबो के लिए फिक्र हो रही थी, पर जैसे ही वो घर के अंदर आया, उसने पाया उसके पूरे के पूरे परिवार वाले उसके सामने ऐसे खड़े हैं
जैसे शाहजहां ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और वो बिल्कुल एक विक्टिम की तरह उन सबके सामने जाकर खड़ा हुआ। वैसे वो कंफ्यूज था, पर तभी उसकी मॉम सामने आती हुई बोली, आसान, ये सब क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चंशा ने तुरंत ही अपनी माँ का साथ दिया। उसके बाबा भी उस पर गुस्सा हो रहे थे। यानी आगे आकर कह रही थी, आसान, कोई बात नहीं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। फरसान समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ। ये वो पूछे इससे पहले ही मॉम ने अपनी आंखों को रुमाल से टैप करते हुए कहा, बेचारा ईवो, कितनी बुरी हालत हो गई है उसकी। सान परेशान हो इससे पहले ही चंशा कूद पड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो शुरू से ईवो से कह रहा था कि शादी के लिए मना कर दो। सान चौंक पाता इससे पहले ही यान्नी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, माना कि ईवो को बचपन से ही तुम्हारे साथ टाई कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी तुमसे होनी ही चाहिए। जान वह अपनी सिस्टर की तरफ देखने लगा। इसने भी अपनी साइड बदल ली, लेकिन तब तक उसके फादर आगे आते हुए बोले, इसके लिए मैं ईगो से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जान, ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? सानी पूछने वाला था, तभी उसकी मदर ने कहा, पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से सान तुम ईवो के बिल्कुल करीब नहीं जाओगे। सान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी जंगशा ने कहा, मैं तो कहता हूँ इसे इसके विला भेज दो, ईवो हमारे साथ मेंशन में ही रहेगा। ईवो यहाँ पर है? सान सोच ही रहा था, तभी यामली ने कहा, हम सब ईवो को बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे किसी भी चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने देंगे। अरे मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरी ही कमी। तभी डैड ने कहा, सान, बेटर होगा कि तुम अगर मेंशन में रहना चाहते हो तो तुम गेस्ट रूम में रहो, तुम्हारे रूम में अब से ईवो रहेगा। पर मैं, सान कहता इससे पहले उसकी मदर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बस ये फाइनल डिसीजन है। सान, अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगे और हाँ, ईवो के आसपास भी नहीं भटकोगे। अरे पर क्यों? जान कहे इससे पहले जंगशा ने कहा, मैं तो कहता हूँ इसके आंखों पर ऐसे चश्मे लगा दो, ब्लैक वाले। या मैं तो कहता हूँ इसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, ना तो ये ईवो को देखेगा, ना ही ईवो परेशान होगा। ईवो क्यों परेशान हो रहा है? जान पूछे इससे पहले ही डैड ने फैसला सुना दिया। बस अब तय हो गया। जान ग्राउंड फ्लोर पर गेस्ट रूम में रहेगा और ईवो जान के बेडरूम में थर्ड फ्लोर पर रहेगा। ना ईवो जान को देखेगा, ना जान ईवो को देखेगा, जब तक कि ईवो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। और हाँ, ईवो के लिए थेरेपी स्टार्ट कर दो। ईवो को क्या हुआ है? जान परेशान होकर पूछने लगा। तभी जान की मॉम ने पूरा पूरा जान पर ब्लेम डालते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। क्यों? ये जान पूछे इससे पहले ही जंगशा बोला, इतने बड़े बड़े नशे होते हैं दुनिया में, तुम्हें काम का नशा कैसे हो सकता है? यानी ने कहा, काम कौन नहीं करता, जिन जिशान भी तो काम करता है, लेकिन वो काम के पीछे इतना पागल नहीं है कि मुझे बुला ही दे। हाँ, क्या मैं काम नहीं करता था? मैंने तो अपने पूरे बिजनेस को इतना हाई लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, लेकिन मजाल है कि कोई मुझसे कहे कि फैमिली को मैंने टाइम नहीं दिया। तभी जहान की मॉम बोल पड़ी, हाँ हाँ, आपने तो बहुत टाइम दिया है जैसे। खैर छोड़िए, हमारा ज़माना अलग था, जब औरतें घर संभालती थी और मर्द लोग बाहर जाकर काम करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब सभी को पूरी पूरी अटेंशन चाहिए होती है। आप समय के साथ बदल गए हैं, लेकिन पता नहीं हमारा बेटा ही 18th सेंचुरी का दिमाग लेकर पैदा हुआ है। जान का दिमाग घूमने लगा। कहाँ वो ये सोच कर आया था कि ईवो सही तो होगा ना, वो जाकर ईवो के साथ थोड़ा सा बातें वगैरह करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा। कहाँ उसे ब्लेम किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, टोका जा रहा है और पता नहीं क्या क्या तरह तरह की दुनिया भर की बातें की जा रही है, जबकि न तो उसे वो दिख रहा है, ना उसे पता चल रहा है कि ईवो को हुआ क्या है। जान वैसे तो इतना बैड मैनर्ड, बैड टेम्पर्ड पर्सन नहीं था कि वो चिल्लाकर सबको चुप करा दे, जो कि अब तक जंगशा ने कर चुका होता।
जान बस सबको समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ बातें चल किस बारे में रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो एट द एंड, जैसा कि उसे पनिश किया गया था, उसे गेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा। जान चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चलने लगा, क्योंकि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर होगा जान किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचे। सबसे पहले तो उसे ईवो से बात करनी पड़ेगी, और ईवो तो यहाँ है नहीं। इन लोगों से बात करके फायदा ही क्या। उसकी फैमिली अगर किसी को टारगेट कर दे तो उस पर चढ़ ही जाती है। इस बारे में जान बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो ज़्यादा किसी के मुंह नहीं लगता था। जो उन्होंने बोला बोला, ठीक है। अगर उसे मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो वो वही करके रहेगा जो उसने सोचा है। ये बात उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए कोई भी किसी को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। फिलहाल जान इतना थक कर आया था कि वो अपने रूम में चुपचाप चला गया। डिनर करने तक की उसकी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, ना ही किसी ने उसके डिनर के बारे में उससे पूछा। खैर, दूसरी तरफ इबू सन के रूम में शिफ्ट हो चुका था, और वह आराम से पैर पसार कर सो रहा था, क्योंकि यहाँ आकर उसे हेडेक उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। सो वो सो गया। अगली सुबह उठा बिल्कुल फ्रेश मूड में। फिर जैसा उसका शेड्यूल था, वो उस शेड्यूल के हिसाब से चलने लगा। पहले गोल्फ कोर्स गया, उसके बाद रेसिंग के लिए चला गया, शाम में पार्टी, रात में लेट नाइट घर आना। और यही ईवो का शेड्यूल होता था। कहीं कुछ इवेंट, कहीं कुछ और यही सब चल रहा था। ईवो अपनी लाइफ में वापस से बिजी हो चुका था। दूसरी तरफ जहान भी, वो भी अपनी लाइफ में कुछ कुछ हद तक नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसकी जगह बदल चुकी थी। उसने काफ़ी टाइम से विला में रहना प्रेफर किया था, अपनी फैमिली से दूर, शांति से, वो जहाँ पर अपना काम कर सकता था। पर उसे यहाँ ज़बरदस्ती मेंशन में रोक दिया गया है। ऊपर से उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। पूरी फैमिली ईवो के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन जहान का वहाँ जाना अलाउड नहीं है। उसे कभी कभार ही एक आध झलक दिख जाती है ईवो की, पर इससे भी ईवो उसे मुंह फेर लेता है। जहान समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने बिजनेस मैरिजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, लवलेस मैरिजेस, जो सिर्फ और सिर्फ अलायंस के तौर पर टिके हुए थे। लेकिन उसने अपनी बहन का मैरिज भी देखा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार था, रिस्पेक्ट थी। ऐसा नहीं था कि उसे ईवो से बहुत सारी उम्मीदें थी, पर फिर भी उसे लगता था कि ईवो एटलीस्ट उससे बात तो करेगा, उसका हालचाल तो पूछेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पूरा घर ईवो के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था, उसे पैम्पर करने में। और दूसरी तरफ जान था, जिस पर कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। जान को लोनलीनेस फील हो रहा था पूरे घर में, जहाँ पर हर तरफ हर वक्त शोर होता रहता था। हमेशा कोई ना कोई बातें होती रहती थी, मस्ती होती रहती थी, लेकिन जान इन सब से दूर था। जान इसी कश्मकश में अपने ऑफिस में था, तभी वहाँ उसका दोस्त आया, फैसा, जो कि नया नया किसी रिश्ते में फंस चुका था। और जहान को परेशान देखकर उसने पूछा, हे, तुम तो ग्रूम हो, तुम्हें तो कितना ज्यादा खुश होना चाहिए, क्या हुआ? ये वो हैपनिंग नहीं है? जहान ने कहा, व्हाट हैपनिंग? फैसंग ने उसके आईब्रो उड़ाते हुए, इशारा करते हुए कहा, हैपनिंग? जहान ने कहा, व्हाट हैपनिंग? फैसंग ने कहा, हैपनिंग वैसे वाला। जहान ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसे वाला? फैसंग अब जहान को गौर से देखने लगा। फिर सीरियस होकर उसने पूछा, जहान, कोई प्रॉब्लम है क्या? जहान ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसंग ने कहा, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो सही है ना? जहान ने कहा, हाँ, सब सही है। फैसंग ने कहा, तो तुम्हारे चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं दिख रहा है? जहान ने कहा, ग्लो? कैसा ग्लो? क्या मैं खराब दिख रहा हूँ? फैसंग ने कहा, हाँ, बहुत खराब दिख रहे हो। ये तो लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम तो बूढ़े लग रहे हो। जहान ने अपने चेहरे को टटोलते हुए कहा, बूढ़ा लग रहा हो? शायद इसलिए इबो तुम्हारे करीब नहीं आता। फैजान ने ऐसे ही तुक्का मारा, और जहान सोच में पड़ गया।
फैजान ने कहा, डोंट टेल मी कि ईबो सच में तुम्हारे करीब नहीं आता। जहान ने कहा, पता नहीं क्यों, पर पूरी फैमिली बड़ी अजीब सी हो गई है, सब ईबो को घेरे रहते हैं। फैजान ने कहा, और तुम? जहान ने कहा, मैं क्या? फैजान ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? जहान ने कहा, गेस्ट रूम में। फैजान ने कहा, क्यों? जहान ने कहा, पता नहीं, ईबो ईबो बेहोश हो गया था, उसके बाद उसकी और मेरी बात ही नहीं हुई। उसकी और तुम्हारी बात नहीं हुई और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? जहान ने कहा, हाथ पे हाथ धरे? फैजान ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? जहान ने पूछा, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं, मेरा काम, मैं मीटिंग्स। फैजान ने कहा, न्यूली मैरिड कपल क्या करते हैं जहान? जहान सोच में पड़ गया। फैजान ने जोर से अपने हाथ टेबल पर पीटते हुए कहा, जहान, न्यूली मैरिड कपल साथ घूमते हैं, हनीमून पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, डेट पर जाते हैं। तुमने कभी ईबो के साथ ये सब किया? जहान याद करने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसकी और ईबो की बात भी नहीं हो रही थी। जहान को ऐसे स्टन देखकर फैजान ने कहा, तुम डोंट डोंट टेल मी कि तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए हो, तुम काम कर रहे हो कंटिन्यू। जहान अपने काम की तरफ देखने लगा। ये तो सच है, काम तो वो कर रहा है। फैजान ने कहा, चलो उठो, अभी के अभी उठो। जहान ने कहा, क्या हुआ? फैजान ने कहा, तुम अभी ईबो को शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो। तुम क्या जा रहे हो? मैं ईबो को मैसेज कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने जहान का फोन छीन लिया और उसे चेक करते हुए वो जहान से कहने लगा, ईबो का नंबर कहाँ है? जहान चुप हो गया। फैजान ने जहान की तरफ देखकर कहा, डोंट टेल मी तुम्हारे पास ईबो का नंबर नहीं है। जहान चुप हो गया। फैजान ने सर हिलाया, फिर अपने कॉन्टैक्ट में से ईबो का नंबर निकाला और फिर उसे जहान के फ़ोन में सेव कर दिया और वहाँ से मैसेज कर दिया, मैं तुम्हारा एक शॉपिंग मॉल में 4 बजे वेट कर रहा हूँ, 3rd फ्लोर, लुई विटॉन शॉप। इतना मैसेज करके फैजान ने वो फ़ोन जहान के हाथ में थमा दिया। जहान अपना शेड्यूल देखने लगा। टाइम? फैजान ने कहा, लिटरली तुम टाइम निकालने की बात कर रहे हो अपने हस्बैंड के लिए? ओ कम ऑन जहान। जहान ने अपने मैनेजर को बुलाया और उसे अपने 4 बजे के बाद के शेड्यूल को क्लियर करने के लिए कहा और फैजान की तरफ देखा। अब खुश? फैजान ने कहा, ये हुई ना बात, अब चलो एक शॉपिंग मॉल। लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करके जहान शॉपिंग मॉल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि पूरा शॉपिंग मॉल खाली है। वो अंदर चला गया। हाँ, हर शॉप ओपन थी लेकिन कोई कस्टमर नहीं था। वो चौंक कर वहाँ पर जो मैनेजर है उससे पूछने लगा, तो मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन दी कि मिस्टर शाओ, सीनियर शाओ ने पूरा शॉपिंग मॉल खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर शाओ वांग शॉपिंग करने के लिए आने वाले थे। सो हम बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये कहते हुए मैनेजर ने शाहजहान को उस फ्लोर का रास्ता बताया जहाँ पर ईबो इस टाइम पर था। पर जब तक शाहजहान वहाँ पर पहुँचता, वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं था। शाहजहान ने मैनेजर की तरफ देखा। मैनेजर ने कहा, आई स्वेयर मिस्टर मिस्टर ईबो यहीं पर थे। शाहजहान ने कहा, तो अब कहाँ है? मैनेजर इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी उस शॉप ओनर ने कहा, सर, मिस्टर ईबो ये बिल आपको देकर गए हैं। शाहजहान ने उस बिल की तरफ देखा। नो डाउट उसके पास अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, लेकिन फिर भी शाहजहान ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितने की शॉपिंग नहीं की होगी, उतने की शॉपिंग करके ईबो शाहजहान को पे करने के लिए पूरे बिल्स वहां पर रखकर चला जा चुका था। और हाँ, अपने बैग्स लेकर नहीं गया था, वो उसने शाहजहान के लिए छोड़ दिए थे। शाहजहान ने उन बैग्स की तरफ देखकर सोचा, ये सब हो क्या रहा है? मैंने उसने उसने मेरा वेट नहीं किया। लिटरली ये वो अपने घर के लिए निकल चुका था शाहजहान का वेट किए बिना, जैसे कि वो उसे मॉक करते हुए कह रहा हो, शॉपिंग कराना चाहते हो, बेशक कराओ,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। प्लान ए फेल। शाहजहान हैसम की तरफ गुस्से से देख रहा था और उसके सामने चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम जानते भी हो उसने शॉपिंग कितने की करी है। टिपिकल बिजनेसमैन, ने हैसम कह रहा था। जानते हो ना, पार्टनर को शॉपिंग कराने से धन की देवी आशीर्वाद देती है, तुम्हारा बिजनेस और ज्यादा बड़ा होता है। शाहजहान हैसम की तरफ देखकर कह रहा था, तुम ये बातें कर रहे हो, बी प्रैक्टिकल। मेरे लाइफ टाइम के स्कॉट्स का टोटल बिल उतना नहीं होता जितना इसके साथ एक डेट के लिए मुझे पैसा लगा है। शाहजहान गुस्से से फैजान की तरफ देखकर कह रहा था। फैजान ने कहा, तुम्हें स्कॉट्स चाहिए? शाहजहान ने फाइल पटकते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तो फैजान ने कहा, तो तुम एक्सपेंसिव शाह इबो को चाहते हो अपने साथ, तो तुम्हें खर्चा तो करना पड़ेगा। शाहजहान ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी मेरे हाथ क्या लगा? वो वहां से चला गया, लिटरली मेरा वेट किए बिना। फैजान ने कहा, लगता है हमारे स्टैट्स ही गलत थे, चलो एक और ट्राई करते हैं। शाहजहां ने कहा, इस बार तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना तो देख लेना। फैजान ने कहा, रुको रुको जरा सब्र करो। देखो, शॉपिंग के लिए तो वो अकेला जा सकता है, लेकिन डेट पे तो वो अकेला नहीं जा सकता ना, तो तुम उसे डेट पे बुलाओ। शाहजहां ने कहा, हाँ ये सही है। उसने अब अपना फोन निकाला और उसे ईवो का कॉन्टैक्ट सर्च करके उसने उसे विचट पर मैसेज भेज दिया। कल शाम 7 बजे होटल पैराडाइज में हम डेट पर जा रहे हैं। शाहजहान अब भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि ईवो आएगा या फिर ये डेट एक नॉर्मल डेट की तरह जाएगी। बस वो होप कर रहा था कि सब सही जाए। हमेशा की तरह लेट नाइट तक काम करके जब वो घर पहुंचा, आज घर पर उसके लिए बिल्कुल फ्रेश खाना बना हुआ था, जो कि उसे काफ़ी स्वाद भी लग रहा था। ये बात उसने खास ईवो के आने के बाद नोटिस की है कि उसके पसंद का खाना होता है, उसके टेस्ट के और हेल्थ के हिसाब से सब चीज़ों का मेल बनाकर खाना बनाया जाता है। मे बी मॉम उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है, या हो सकता है ये ईवो की वजह से। शाहजहान पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो है ठीक है, ये बदलाव उसे अच्छा लगा। अगले दिन दोनों डेट पर पहुंचे। ईवो लेट पहुंचा। सान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एक अच्छे से होटल में एक लंबी सी टेबल लगाई गई थी। अब तक तो सान ये समझ गया था कि वो उसके ज़्यादा करीब नहीं आ सकता, या फिर ये क्योंकि वो ईवो को देख नहीं सकता, क्योंकि जान ने अपने आंखों पर एक पट्टी बांध के रखी थी। एक लंबी सी टेबल के एक छोर पर वो बैठा हुआ था और दूसरे छोर पर ईवो के लिए सीट रखी हुई थी। इतना ही नहीं, वहां पर एक प्लेट में एक लेस का रिबन रखा हुआ था कि अगर ईवो को भी जान को देखने से दिक्कत हो रही है तो चाहे तो ईवो अपनी आंखें बांध सकता है। ईवो वहां कर उस लेस को देखते हुए बोला, ये क्या है? जान ने जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस तरफ देखा, मतलब उस तरफ। उसने चेहरा घुमाया और कहा, आई आई नोटिस्ड कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मेरे आसपास होने से। ईवो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रेस तो हो रहा था। अब वो ठीक जान से 10 कदम की दूरी पर एक मिडल वाले चेयर पर आकर बैठ गया और फिर जान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, वेरी थॉटफुल मिस्टर शाह। जान इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट हमेशा से ईवो की कमजोरी थी, जिसे देखते ही अपने आप ही ईवो के स्टोइक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, हल्की सी ही सही, जिसे शायद कोई नोटिस भी नहीं करता था। पर ईवो जानता था कि उसे कितना ड्रीमी सा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जैसे उसके प्रिंस चार्मिंग ने उसे अप्रिशिएट किया हो। वैसे तो ईवो शुरू से चाहता था कि जान
कुछ इसी तरह से उसके साथ टाइम स्पेंड करे। वो दोनों मिले, घूमे, साथ डिसीजन ले। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ईबो नया नया प्यार का मतलब समझा था, 10-12 साल का ही होगा, तब वो पहली बार जान से मिलने के लिए गया था, अपने हाथ में रोजेस लेकर। उस वक्त जहान लिटरली बुड्ढों के बीच में बैठकर बिजनेस डिस्कस कर रहा था। जहान ईबो से बड़ा था, तो उसकी उम्र थी बिजनेस सीखने की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ईबो को लिटरली वहां से भगा दे। हाँ, जहान ने ईबो की तरफ देखा और फिर पलटकर अपने मैनेजर की तरफ इशारा करके उसने कहा कि इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। फिर उसने पलटकर ईबो की तरफ देखा तक नहीं, जबकि बाकी सारे लोग ईबो की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ईबो को वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग लगी कि वो घर जाकर लिटरली रोया। आज तक तो ईबो एक बच्चा था, कभी कभार जान से मिलने आया करता था, लेकिन जान एक टीनेजर था, जिस वजह से ईबो कभी भी उसके साथ घुल मिल नहीं पाया, टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, उसे जान नहीं पाया। लेकिन जब ईबो ने पहल की, तो उसका इतनी बुरी तरह से इंसल्ट हुआ कि वो इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाया। हाँ, बाकी सब लोगों ने उसे कंसोल तो किया, लेकिन ये स्कार, ये उसके माइंड पर हमेशा रहा, जिसने आगे चलकर इतनी बड़ी एलर्जी का रूप ले लिया कि वो जान के करीब भी नहीं जा पा रहा। अभी भी ईवो जान की तरफ देख रहा था। जान उसके लिए किसी मून से कम नहीं था, एक परफेक्ट पर्सन जिसके चर्चे हमेशा ईवो ने सुने हैं। उसे दूर से बहुत ज़्यादा प्यार किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन कभी भी वो उसके करीब नहीं जा पाया और ना ही कभी जान ने एफर्ट्स किए। पर अब जब जान एफर्ट कर रहा है, तो भी वो इतने रूखे सूखे थे कि ईबो का लिटरली पारा चढ़ा हुआ था। जब जान ने उसे शॉपिंग करने के लिए कहा, तब ईबो ने गुस्से में इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली कि जान उससे दोबारा शॉपिंग के लिए कही ही ना। जब जान ने उससे लिटरली ऑर्डर दिया कि डेट पर आना है, जैसे जान उसका बॉस है, उसे ऑन करता है, कि वो इतने गुस्से में यहाँ चला आया था कि वो जान को देखते ही उसका सर फोड़ देगा। पर क्या है कि वो बस उसे थोड़ा सा सुनाकर चला जाने वाला था। पर जैसे ही उसने यहाँ पर कदम रखा, उसने देखा कि जान इस चीज़ को भाप गया है कि ईबो को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है, जिससे ईबो जितना चाहे उतना उसे ताक सकता है। ईबो के मन में तो अभी यही चल रहा था कि जान को पता नहीं चलेगा कि ईबो उसे देख रहा है, तो ईबो जान को बस देखे जा रहा था। दूसरी तरफ जान ने तभी क्लैप किया और ईबो के सामने एक बड़ा सा बुके आ गया, लिटरली उसकी हाइट जितना, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स थे, रेड रोजेस, जो कि ईबो को बहुत ज़्यादा पसंद है। ईबो ने उन फ्लावर्स को देखा और फिर जान की तरफ देखा। जान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए फ्लावर्स? ईबो के चेहरे पर फिर से एक हल्की सी स्माइल आ गई। जान ने फिर से क्लैप किया, तो फिर से एक और बेटर बलून्स लेकर आ गया। ईबो को ये देखकर काफी अच्छा लगा कि जान ने उसके लिए एफर्ट्स किए हैं। जान को भी अच्छा लगा कि ईबो की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, कि वो उठकर चला नहीं गया है या फिर उसने जान की इंसल्ट नहीं की है, और ना ही वो फैमिली में से किसी को लेकर आया है यहाँ डिस्टरबेंस के लिए। तभी जान ने फूड के लिए कहा। ईबो ने जान की तरफ देखकर कहा, आज मेरा फास्ट है। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, मैं कुछ भी खाना नहीं खा सकता, मेरा फास्ट है। जान ने कहा, फास्ट? वो क्यों? ईबो ने कहा, ऐसे ही, अपनी फैमिली के लिए, गुड फॉर्चून के लिए फास्ट रखते हैं। जान ने कहा, पर तुम्हारे फास्ट रखने से, ईबो ने गुस्से से जान की तरफ देखा, यह जरूर कोई बकवास करने वाला था। जान ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आई होप कि तुम्हें कोई इशू ना हो। वैसे तुम फास्ट में क्या खा सकते हो? फ्रूट्स? ईबो ने कहा,
तो जान ने नोट करते हुए कहा, वेटर, मिस्टर शाओ के लिए एक बेहतरीन फ्रूट सलाद लेकर आओ, और हाँ, उसमें कीवी मत ऐड करना, उन्हें एलर्जी है। एलर्जी? यह शब्द सुनते ही इबो ने चौंक कर जान की तरफ देखा। जान को पता है कि उसे किस चीज़ की एलर्जी है, पर उसे ये नहीं पता कि उसे खुद जान से भी एलर्जी हो चुकी है। ये बात घर में सबको पता है, बस जान को नहीं। और इबो ये भी नोटिस कर रहा था कि जान की कंडीशन क्या है। उसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे उसे परेशान ना करने के लिए सही या जान के गुस्से के डर से। पर जान बिल्कुल लोनली है, ये भी वो जानता था, और वो सच में दिल से जान से बात करना चाहता था, पर कैसे करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी जान बोल पड़ा, आर यू ओके? हाँ? वो समझ नहीं पाया। जान ने कहा, तुम वेडिंग के टाइम पर फेंट हो गए थे और दोबारा एक बार हुए थे, और तब से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। क्या क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ईवो ने ईवो के लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, यू नो मिस्टर शाओ, मुझे एलर्जी है आपसे। अब ये सब करने से क्या फ़ायदा, जब मैं आपके करीब बैठ नहीं सकता, आपसे सही से बात नहीं कर सकता। आपने आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इस वजह से मुझे अब स्ट्रेस की एलर्जी हो चुकी है। शाहजहां ने कहा, क्या इसका मतलब मैं? उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और ईवो की तरफ देखा। ईवो मतलब उसके लिए रेडी होकर नहीं आया था, वो कैजुअली कपड़ों में था, जैसे कि वो डेट के लिए आया ही नहीं था। साने ईवो को पैर से लेकर सर तक निहारा और फिर कहा, क्या कहा? ईवो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इस निग्लेक्शन की वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया है, और अब जब आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ईवो की आंखें फिर से एक बार भर आई। सर ने कहा, ईवो, क्या मुझे बताओगे हुआ क्या है? तब ईवो बताने लगा, यू नो, हमारी फर्स्ट मीटिंग। सर ने कहा, कब? जब तुम 4 साल के थे। मुझे तो, ईवो ने कहा, वो नहीं, जब मैं 11 साल का था, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, और आप सभी अपने बिजनेस पार्टनर्स के बीच में थे, जहाँ से आपने मुझे इंसल्ट करके भगा दिया था। जान उस चीज़ को याद करने लगा। हाँ, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, कुछ कुछ उसकी तरह यंग थे, कुछ काफ़ी ओल्ड थे, कुछ मैनेजर्स थे, और कुछ लिटरली घटिया लोग थे, जो कि ऐसे मेल पार्टनर के बारे में घटिया सी बातें करते थे। जान उन सब के बीच में रहता था, उन्हें बहुत अच्छे से जानता था कि लोग कितने दो मुँहे होते हैं। सामने से तो मुस्कुराकर बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो कितनी गंदी बातें कर सकते हैं, वो सब कुछ जान को पता था। और वहाँ ईवो बिल्कुल रेडी होकर आया था, किसी प्रिंस की तरह। शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर था, जहाँ जाता था मस्ती करता था, सब लोग उसे देखते थे, कुछ लोग एनवी करते थे, कुछ लोग उसे अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ऐसे बिजनेस मीटिंग पर, जहाँ पर ऐसे वल्चर्स हो, वहाँ पर ईवो का इस तरह से आना, और जान का अपने सभी पार्टनर्स के साथ उससे मिलना, और उन लोगों का ईवो के बारे में कमेंट पास करना, उसके लिए कोई उनका व्यू बताना, ये सब जान को इतना इनअप्रोप्रिएट लग रहा था कि उसने ईवो को बचाने के लिए अपने मैनेजर से कहकर ईवो को वहाँ से हटा दिया था। पर इसके बाद जान ईवो से मिल नहीं पाया, क्योंकि उसे वहाँ पर डील्स जो क्रैक करनी थी। इसके बाद जान ने इस मैटर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ईवो ने अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया। वो अपनी हॉबीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, और जान की तरफ
वो एक इग्नोरेंस वाला फेज आ गया। सान अपने करियर में आगे बढ़ता रहा और ईवो अपनी हॉबीज में। सान इस वक्त ईवो को यही समझा रहा था, मुझे क्या पता, इतनी छोटी सी चीज आपको ये छोटी सी चीज लगती है। ईवो गुस्से से तिलमिला रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ धर धर कांप रहे थे, नाक बिल्कुल लाल हो चुकी थी। आई एम सॉरी, सान ने लिटरली घुटने पर आते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ तुम पर इतना असर डालेगी, तुम्हें इतना ज़्यादा फोबिया हो जाएगा इस चीज़ का। आई एम रियली सॉरी। इबो अब अपनी हाशली आंखें पोंछते हुए बोला, ये ये सब आपकी गलती है। आई नो, आई एम सॉरी, सर ने फिर से एक बार कहा। इबो ने कहा, आपने कल मेरे लिए टाइम निकाला, आज टाइम निकाला, कैसे? आपकी मीटिंग्स नहीं है? सर ने कहा, वो मैंने क्लियर कर दी है। इबो ने कहा, क्यों? जाते फिर से काम करते, आपको तो काम का नशा है ना, लोग तो आपके लिए मायने ही नहीं रखते। ऐसा नहीं है इबो, तुम। जान एक कदम आगे बढ़ने वाला था, पर इबो ने शार्पली उसे देखा और जान वही थम गया और फिर अपने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, ऐसा नहीं है इबो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हो। इबो को जान पर यकीन नहीं हो रहा था, तो जान अपने 3 फिंगर्स को फोरहेड पर रखते हुए कह रहा था, आई स्वेयर, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हो। तुम तुम किस तरह से मुझे आजमाना चाहते हो? तुम चाहो तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वो ने अब नीचे अपने टोज की तरफ देखते हुए कहा, 8 दिन। सान ने इवो की तरफ देखा तो इवो ने सान से नजरें मिलाते हुए कहा, 8 दिन मेरे साथ पेरिस चलो, और हाँ, कोई काम नहीं। ओके, प्रॉमिस, सान ने कहा। इवो ने कहा, पर डिस्टेंस इतना ही रहेगा। कोई बात नहीं, सान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इवो भी धीरे धीरे शांत हो गया और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। सान ने कहा, वैसे ये इतना डिस्टेंस क्यों? इवो ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्योंकि मुझे हेडेक होता है। सान ने कहा, मेरे करीब होने से? इवो ने बस हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्के से पाउट था। जान का तो बस दिल ऐसे कर रहा था कि जैसे इवो को अपने बाहों में ले ले और उसके गालों को इतना सहलाए, बालों को सहलाए, पर वो ये सब कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल तो उसे दूर से ही इवो को देखना पड़ रहा था। हाँ, ये उसके लिए सजा थी, पर उसे इवो के साथ इतना टाइम मिल रहा था, ये भी उसे अच्छा लग रहा था। अब दोनों फिर से एक बार अपने अपने टेबल पर अपनी चेयर पर बैठ चुके थे। दोनों को फूड सर्व हुआ था, इवो को उसका फ्रूट सलाद और जान को उसका नॉर्मल फूड। जान और इवो आपस में दूर से ही टोस्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जहाँ इवो को जियोपॉलिटिक्स की बातें समझ आ रही थी और जान को ये समझ आ रहा था कि वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो लिटरली हर चीज़ कर सकता है जिसके बारे में कोई भी यंग लड़का सोचता होगा। वो सर्फर है, वो स्केटर है, वो रेसर है, वो माउंट क्लाइंबर है, वो बहुत अच्छा गोल्फ खेल सकता है और ऐसे न जाने कितने सारे स्पोर्ट्स जो इवो खेलता है और उसमें उसने अच्छे खासे रैंक हासिल कर रखे हैं। जहाँ जान को डील क्रैक करने से फुर्सत नहीं मिलती थी, वहाँ लाइफ कैसे जीते हैं वो इवो से सीखना चाहिए था। हाँ, जान को काम का पैशन था, वो इवो के जितना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेल नहीं सकता था, पर इवो की लाइफ देखने का, उसे हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखने का जान का बहुत मन कर रहा था और इसीलिए उसने आखिरकार अपने ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली। इवो के साथ वो पेरिस चला गया। हालांकि वो साथ साथ बैठे हुए नहीं थे, पर पेरिस पहुंचकर एक अनजान धरती पर जब इवो को अपने आसपास कोई भी जान पहचान का दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जान था। शाहजहां ने दोनों को जाने के लिए अलग-अलग कार्स बुक कर रखी थी। वहां पर इबो हिम्मत करके बस एक-एक कदम अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ा रहा था। हाँ,
उसे दर्द तो हो रहा था, पर ये बेरेबल था। साथ चुपचाप अपने गाड़ी के पास खड़ा इबो की तरफ देख रहा था, जो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ में सान खड़ा हुआ था। सान देख रहा था इबो अपनी गाड़ी की तरफ नहीं जा रहा है, वो सान की गाड़ी की तरफ आ रहा है। उसके चेहरे से उसका पेन साफ झलक रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है। सान उसे रोकना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इबो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गया। सान गाड़ी ड्राइव करने लगा। इबो बैक सीट पर बैठा था। धीरे धीरे इबो को और भी ज्यादा परेशानी होने लगी, तो सान ने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से उतरने लगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये ये ठीक हो जाएगा। उसने सान को थोड़ा सा हौसला दिया और दोनों धीरे धीरे करके उनकी विला तक पहुंच गए, जो उन्होंने पहले से बुक करके रखा हुआ था। इस जर्नी से इबो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मेंटली ड्रेन हो चुका था, जिस वजह से वो आते ही रेस्ट करने के लिए लेट गया। दूसरी तरफ जान सीधा किचन में चला गया। यहाँ काफ़ी सर्दी थी, मौसम चाइना से अलग था, तो उसने सबसे पहले तो हीटर शुरू किया, चिमनी जलाई, फिर उसने पानी गर्म करने के लिए रखा। उसे ये सब करता देखकर इवो को बड़ा अजीब लग रहा था। सान, जो अपने फाइल से, अपने लैपटॉप से कभी भी सर ऊपर नहीं करता था, उसके इतने बड़े पॉइंट्स के चश्मे लगे हुए थे, वो सान बिना चश्मों के ऐसे किचन में घूमता हुआ एक होमली वाइब दे रहा था। कुछ ही देर में सान इवो के पास आ गया। कुछ दूरी से उसके सामने एक बाउल रखते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं आता, ये इजी था। उसने रामेन बनाए थे, इंस्टेंट वाले, पर इबो ने उसे एंजॉय किया। शाम तक दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे कि वो सोफा के सामने बैठकर मूवी देख रहे थे, एक ही ब्लैंकेट में। इबो सान की तरफ देख रहा था। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। सान ने अपनी बाहें फैलाई और इबो बिल्कुल एक पजल के मिसिंग पीस की तरह सान की बाहों में समा गया। ये उनके रिश्ते का पीक मोमेंट था, जहाँ इबो एलर्जी की वजह से परेशान था। आज वो सान की बाहों में आ चुका था। उसे थोड़ा सा पेन तो अभी भी हो रहा था, पर जैसे ही सान के करीब आने से उसकी खुशबू इबो ने इनहेल कर ली, वैसे उसका सर दर्द कम होने लगा। मूवी में फनी सीन के सीक्वेंस चलने लगे, तो दोनों एक साथ उनके एंजॉय करने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। आगे जब रोमांटिक सीन आया तो ये वो अनकंफर्टेबल हो गया, जान से दूर होने की कोशिश करने लगा, पर उसे पता चला जान ने पहले से ही उसके कमर में हाथ डाला हुआ है। और जैसे ही वो सीधा बैठने की कोशिश करने लगा, जान ने उसे खींचकर अपने करीब ले लिया और फिर वो उसी तरह से उस सीन को एंजॉय करने लगा, बिना ये माइंड करे हुए कि इबो की हालत यहाँ खराब हो रही है। मूवी आगे बढ़ती रही और वैसे वैसे सान का हाथ भी, जैसे मूवी प्रोग्रेस कर रही थी, इनका रिश्ता भी प्रोग्रेस कर रहा था। इनकी दूरियां कम हो रही थी, नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। इबो पहले की तरह अनकंफर्टेबल नहीं था, वैसे भी वो सान को शुरू से पसंद करता आया था। ये हल्का सा ट्विस्ट उनकी स्टोरी में आया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सान को खुद से पूरी तरह से दूर कर देगा। वैसे भी सान ने अपनी वर्थ, इस रिश्ते की वर्थ इबो की नज़रों में साबित कर दी थी, तो अब इबो की विन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। उस रात वो दोनों फाइनली एक हो गए। उनका ये पेरिस ट्रिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जब इबो वापस आया तो पूरी तरह से बदल चुका था, सन के साथ रहने लगा था, उसकी ओपनली केयर करने लगा था। जैसे कि पहले वो चुपचाप उसके लिए फूड रख दिया करता था, उसके डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखा करता था, वो सब
अब ओपनली हो रहा था। दूसरी तरफ चांगशा जो चिल्लाया जा रहा था, ईबो तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। और ईबो बस एक ग्लेयर से ही चांगशा को चुप करा देता था। दूसरी तरफ उसकी एलर्जी, उसने अब एक नया रूप ले लिया था। जब भी सान ईबो की बात नहीं मानता था, ईबो को फिर से सीवियर हेडेक होने लगता था, जिसके बाद पूरा घर वो सर पे उठा लेता था। फिर से एक बार पूरी फैमिली हंसती खेलती रहती थी। इस बार जान भी उन सब का हिस्सा था, यहाँ तक कि उनके बेबीज भी। पर हाँ, पूरी फैमिली अगर किसी चीज से डरती थी तो वो थी ईबो की एलर्जी, जिसे दूर करने के लिए जान किसी भी हद तक जा सकता था। बस घर से एक कॉल, डैड मॉम की तबीयत फिर से खराब हो रही है। जान अपने सारे काम छोड़कर पहले घर के लिए भागता था, पहले अपने हस्बैंड की सेवा में लग जाता था, क्योंकि जिस तरह से ईबो एक बार अपने सर पर कोई कपड़ा बांध ले, उसके बाद जान की जान हलक में आ जाती थी कि ईबो की एलर्जी फिर से दोबारा नहीं होने देनी है। फिर से एक बार उसे ईबो से दूर नहीं रहना है, किसी भी हालत में उसके हस्बैंड को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे बच्चों के डायपर्स चेंज करने हो, उनके नर्सरी का होमवर्क कंप्लीट करवाना हो, चाहे उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना हो, या फिर सेकेंड हनीमून प्लान करना हो, हर एक चीज के लिए ईबो जैसे ही परेशान हो जाता, सन उसकी सेवा में हाजिर हो जाता। चलो यहीं पर खत्म होती है ये एक स्वीट सी लव स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइएगा। वैसे 2-4 टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं। चलिए जल्द मिलते हैं उन नई स्टोरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मॉन्क्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।